नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपना वीडियो होने वाला है दूरी तथा विस्थापन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स का। यदि आपने दूरी तथा विस्थापन का थ्योरेटिकल वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले सरल रेखा में गति का वीडियो नंबर 5 जो कि दूरी तथा विस्थापन के बारे में है वो अच्छे से देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने दूरी तथा विस्थापन की परिभाषाएं, इनके मात्रक और इनकी विमाएं तथा दूरी तथा विस्थापन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है इनके बारे में अच्छे से बताया है, और उस वीडियो में दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है ये भी बताया है। तो वहाँ से आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, यानी प्रश्न नंबर 1 को देखें। कह रहा है कि एक वस्तु उत्तर दिशा में 6 मीटर, पूर्व दिशा में 8 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर गति करती है। तब आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थिति से वस्तु का परिणामी विस्थापन क्या होगा। सबसे पहले अपन दिशा का ज्ञान देख लेते हैं कि दिशा किस तरीके से निर्धारित की जाती है। तो अपन कह सकते हैं इस दिशा को पूर्व दिशा बोलते हैं, तो पूर्व दिशा के लिए अपन प्लस आई कैप यूज करते हैं, पश्चिम के लिए माइनस आई कैप यूज करते हैं, और उत्तर की तरफ अपन जे कैप और दक्षिण की ओर माइनस जे कैप, ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए प्लस के कैप, ऊर्ध्वाधर नीचे के लिए माइनस के कैप यूज करते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी विस्थापन आपको दिए गए हैं उनको सदिश रूप में लिख लें। तो अपन कह सकते हैं जो कुल विस्थापन एस वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, देखें। सबसे पहले बोला है कि 6 मीटर उत्तर दिशा में, आप कह सकते हैं 6 उत्तर के लिए अपन कह सकते हैं जे कैप। इसी तरीके से आगे बोला है कि 8 मीटर पूर्व दिशा की ओर, तो अपन लिख सकते हैं 8 आपका आई कैप हो जाएगा पूर्व के लिए। इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए के कैप होता है, तो 10 के कैप हो गया। तो अपन कह सकते हैं सदिश रूप में विस्थापन आ गया है, लेकिन अपन उत्तर देख रहे हैं तो वो आपको इनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण आपको दिए गए हैं। तो इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालें यानी इसका परिमाण अपन निकालें, तो कह सकते हैं परिमाण कैसे निकालते हैं। तो अपन कह सकते हैं जे के गुणांक का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, फिर आई के गुणांक का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर, फिर के गुणांक का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर। अब अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये 36, ये होगा आपका 64 और ये आपका होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो एस आया वो आ गया आपका 200। 200 मीटर आपका रूट में 200 मीटर आया, इसको अपन लिख सकते हैं 200, रूट 200 को अपन लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 200 को लिख सकते हैं 100 इंटू 2, तो आप कह सकते हैं यहाँ से आंसर आता है 10 रूट 2 मीटर। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि दिशा को आई कैप जे कैप से लिखें और फिर आपको सदिश रूप में लिखने के बाद इसका परिमाण फाइंड कर लें। चलिए इस तरीके से अपना हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर की ओर, तो अपन लिख सकते हैं कि इसमें भी आपको कुल विस्थापन पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का विस्थापन कितना होगा। तो एस वेक्टर अपन लिखें तो अपन कह सकते हैं कि एस वेक्टर के लिए सबसे पहले कह सकते हैं 30 और उत्तर के लिए अपन कह सकते हैं जे कैप। इसी तरीके से उसके पश्चात 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर, तो अपन कह सकते हैं कि 20 मीटर आपको पूर्व दिशा यानी आई कैप हो गया। लेकिन अंत वाला जो दिया है वो 30 रूट 2 दक्षिण पश्चिम दिशा में दिए। देखिए अपन कह सकते हैं कि ये 4 जो दिशाएं हैं इसको अपन पूर्व बोलते हैं, इसको अपन पश्चिम बोलते हैं, इसको अपन उत्तर बोलते हैं और इसको अपन दक्षिण। ये 4 दिशाएं होती हैं। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और अपन निर्धारित करते हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं एक ये वाली दिशा होगी जिसको बीचों बीच बोलें तो यहाँ पे कह सकते हैं 45 डिग्री का कोण हो तो उत्तर पूर्व दिशा बोल सकते हैं। इसी तरीके से अपन एक दिशा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम भी लिख सकते हैं। तो ये वाली दिशा अपन कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम होगी। इसी तरीके से उत्तर पश्चिम बोलें तो ये वाली होगी, और इसी तरीके से पूर्व दक्षिण बोलें तो ये वाली होगी। तो इनके लिए भी अपन जिस तरीके से इसके लिए आई कैप लिखते हैं, इसके लिए जे कैप लिखते हैं, इसके लिए माइनस आई कैप और इसके लिए माइनस जे कैप लिखते हैं, तो इन्हीं के लिए भी अपन ने इकाई सदिश कुछ निर्धारित कर रखे हैं। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं जो इकाई सदिश होता है जो दिशा बताने का काम करता है वो होता है आई प्लस जे बटा रूट 2। ये हो गया, और इसी तरीके से इसके लिए अब अपन कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बटा रूट 2 होगा। और इसी तरीके से इसके लिए भी लिख सकते हैं प्लस आई कैप माइनस माइनस जे कैप बटा रूट 2, और इसी तरीके से इसके लिए लिख सकते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप बटा रूट 2। देखिए साइन अपन यहाँ पे माइनस आई कैप है तो माइनस लिखा, और प्लस का जे कैप है तो प्लस का जे कैप बटा रूट 2। तो इस तरीके से तीसरे के लिए अपन यहाँ पे लिखें तो इसकी जो दिशा होगी वो दिशा होगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप बटा रूट 2। यही इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा भाग है। तो अपन लिख सकते हैं कि 30 रूट 2
इसके लिए लिख सकते हैं 30√2 और इसकी दिशा के लिए अपन कह सकते हैं -i माइनस j/√2। ये इस तरीके से हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं, देखिए एस वेक्टर बराबर क्या होगा, 30j हो जाएगा, 20i हो जाएगा। और यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं √2 से √2 कट गया, तो 30 माइनस का i और यहाँ पे -30j। जब सोल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं 30j से 30j कैंसिल आउट हो गया और एस वेक्टर बराबर आ गया माइनस का 10i। परिमाण की बात करूँ तो वो तो आएगा 10 मीटर और माइनस यहाँ पे i को आप लिख सकते हो पश्चिम, तो 10 मीटर पश्चिम की ओर इसका परिणामी विस्थापन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं आपका उत्तर नंबर 3 होगा, 10 मीटर पश्चिम की ओर। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा होने की वजह ये है कि 30√2 जो आपका है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो 4 दिशाओं के अलावा इन 4 दिशा का ज्ञान भी आपको अच्छे से होना चाहिए। इस तरीके से दोनों न्यूमेरिकल अपन ने न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 एक ही तरीके से किए, बस थोड़े-थोड़े अंतर थे। तो इस तरीके से आप विस्थापन की गणना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो कह रहा है कि एक खिलाड़ी 8 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। यानी जो खिलाड़ी है वो एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन कितना होगा। तो देखिए, अपन कह सकते हैं कुल समय की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो कुल समय है वो दिया गया है आपको 2 मिनट और 20 सेकंड। तो अपन यहाँ पे जो पहला वाला एक चक्कर का समय है वो सेकंड में है, तो इसका भी सेकंड में निकाल लेते हैं। 2 मिनट को अपन चेंज करें सेकंड में तो 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और ये आपके 20 सेकंड है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो कुल सेकंड होंगे वो होंगे 140 सेकंड। अब अपन क्या कर लेते हैं कि चक्करों की संख्या निकाल लेते हैं कि कितने चक्कर 140 सेकंड में लगेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखें कि चक्करों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं चक्करों की संख्या आपको मिलेगी कि कुल कितने या कुल कितना समय होगा बटा एक चक्कर में लगा समय। तो कुल समय बटा एक चक्कर में लगा समय आपको बता देगा कि चक्करों की संख्या कितनी है। तो कुल समय है 140 और एक चक्कर में लगा है 40। तो अब इसको 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 7/2 और 7/2 को अपन सॉल्व कर लें तो 3.5। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 3.5 चक्कर इससे लगे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से हुआ है कि ये वृत्तीय पथ है। क्या है? ये वृत्तीय पथ है। इस पे कितने चक्कर लगे हैं? 3 तो पूर्ण चक्कर लगे हैं और एक इसमें आधा चक्कर है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से पहला चक्कर स्टार्ट किया होगा, तो ये एक चक्कर इसने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। इसी तरीके से दूसरा चक्कर भी यहाँ से यहाँ तक लगा दिया और इसी तरीके से तीसरा चक्कर भी यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। तो अपन कह सकते हैं 3 पूर्ण चक्कर हो गया और एक चक्कर आधा चक्कर है, तो यहाँ से चलकर कण यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो अपन कह सकते हैं कण की प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है। तो अपन जानते हैं कि विस्थापन तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है, तो ये वाली दूरी आपकी सीधी दूरी विस्थापन कहलाएगी। आप कह सकते हैं इसकी त्रिज्या r हो तो ये भी r होगा, तो आप कह सकते हैं इसका विस्थापन कितना होगा, 2r होगा। तो विस्थापन तो आपका हो जाएगा 2r। लेकिन आपको यहाँ पे दूरी पूछ लेता, तो दूरी आप कह सकते हैं कि दूरी कैसे निकालते। दूरी यहाँ पे कह सकते हैं पहले चक्कर में इसने दूरी तय करी 2πr, दूसरे चक्कर में दूरी तय करी 2πr, तीसरे चक्कर में दूरी तय करी 2πr और इसी तरीके से 3 के बाद आधा चक्कर लगाया तो उसमें दूरी तय करी πr। यहाँ से कह सकते हैं 7πr इसकी दूरी होगी। या फिर आप कह सकते हो कि सीधी दूरी निकालनी होती तो आप कह सकते हैं कि 3.5 चक्कर लगाए हैं और एक चक्कर में दूरी होती है 2πr, तो आप कह सकते हैं यहाँ से भी सोल्व करने से 7πr आ जाता। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं दूरी तथा विस्थापन दोनों की गणना कर ले, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल दूरी पूछी है तो इसका उत्तर नंबर 3 सही होगा, सॉरी उत्तर नंबर 2 सही होगा 2r। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अपन जानते हैं कि वृत्तीय पथ में किस तरीके से दूरी तथा विस्थापन की गणना की जाती है। तो चलिए एक क्वेश्चन अपन और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है। चलिए इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से डायग्राम बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे गौर कीजिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो अपन कह सकते हैं कोई एक पहिया है, तो ध्यान से देखिए इस तरीके से एक पहिया है बच्चों, और इसका जो एक बिंदु है
संपर्क बिंदु आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है ये। और इसी बिंदु का आपको विस्थापन निकालना है, लेकिन ये क्या है कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा, चक्कर लगाएगा। तो चक्कर लगाए तो अपन कह सकते हैं कि आधा चक्कर लगाने के बाद पहिया यहाँ तक पहुँच चुका है। आधा चक्कर लगाने के बाद पहिया यहाँ तक पहुँच चुका है, तो अपन देख सकते हैं कि आधे चक्कर के दौरान ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आधे चक्कर के बाद ये बिंदु यहाँ पे होगा। और अपने को चाहिए बिंदु का विस्थापन, तो अपन कह सकते हैं बिंदु का विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी होती है, तो अपन कह सकते हैं ये वाली सीधी दूरी आपका विस्थापन होगा। लेकिन इस विस्थापन को फाइंड करने के लिए अपन कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, जो यहाँ पे और यहाँ पे मिलाने से मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं आपका एक समकोण त्रिभुज मिल गया, बन गया, और ये आपका कर्ण हो गया, और कर्ण ही आपका विस्थापन होगा। अपन कह सकते हैं कि आधे चक्कर में तो ये चलता है, तो आधे चक्कर में ये दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर का आधा, तो अपन कह सकते हैं पाई आर होता है। आप इस टायर को तोड़ के देखें, यानी यहाँ से काट के इसको बिछाएं, तो पूरे चक्कर के दौरान जो चलता है वो 2 पाई आर चलता है। तो आधे चक्कर के दौरान अपन कह सकते हैं पाई आर होगा। तो इस तरीके से ये पाई आर दूरी होगी। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं त्रिज्या कितनी है, आर है, तो आर और आर आपका हो गया 2r। यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो इसका विस्थापन होगा वो विस्थापन क्या होगा, देखिए इसका होल स्क्वायर, तो ये कह सकते हैं आपका पाई आर का होल स्क्वायर, प्लस आप कह सकते हैं 2r का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सोल्व करो, तो आप कह सकते हो यहाँ से आ रहा है पाई का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा है 4r स्क्वायर। आपको क्या करना चाहिए, आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा आर, और अंदर बच जाएंगे पाई स्क्वायर प्लस 4, पाई स्क्वायर प्लस 4, और आर आपको दिया गया है 1 मीटर, तो इसकी जगह 1 मीटर आप पुट कर दें, तो 1 मीटर पुट करते ही आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऐसा उत्तर अपने को देखने को मिल रहा है कितना, ये ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बोला है कि एक पहिया आधा चक्कर लगा ले, जो पृथ्वी के साथ संपर्क में बिंदु है उसका विस्थापन कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूर्ण चक्कर के लिए भी बना सकता है, या फिर इस बिंदु को यहाँ पे भी ले सकता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको विस्थापन में मिल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि दूरी तथा विस्थापन पे आधारित है। आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे हैं बड़े आसान से क्वेश्चन है। दूरी तथा विस्थापन, आपको पता है कि दूरी पथ की लंबाई होती है, और विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। ये कॉन्सेप्ट ही अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कण हैं, एक आपके P है, एक Q है और एक R है, जो कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बिंदु ए पर स्थित हैं, तीनों के तीनों। फिर तीनों कण अलग अलग पथ के अनुदिश गति करते हैं, ठीक है। जैसे पी कण इस पथ के अनुदिश गति करता है, क्यू इसके अनुदिश गति करता है और आर इसके अनुदिश गति करता है, और चित्रानुसार बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। यानी ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये आपका अंतिम बिंदु है। तो आपको बताना है कि कण पी तथा क्यू के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है तय की गई दूरियों का अनुपात। अब आपको पता है कि तय की गई दूरी जो होती है, तय की गई जो दूरी होती है वो आप पथ की लंबाई कहते हैं। तो पी जो है वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया है, तो अपन कह सकते हैं इस केस में इस पथ की लंबाई आपकी दूरी होगी। तो मैंने आपको त्रिभुज में एक बात वृत्त में एक बात बताई थी कि कोई भी कण कहीं से चलकर, जैसे यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में जो दूरी होती है वो इसके जो ये चाप होता है इसकी लंबाई होती है। तो दूरी के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थीटा इंटू आर, और थीटा किस में रखना है, आपको रेडियन में रखना है। थीटा किस में रखना है, रेडियन में। और मैंने आपको इसके केस में विस्थापन बताया था कि एस बराबर विस्थापन होगा 2r साइन थीटा बटा 2। तो ये दो फॉर्मूले अपने थे, ये आपका दूरी का है और ये आपका विस्थापन का है, बट इस केस में आपको दूरी पूछा है। दूरी के लिए अपन कह सकते हैं कि दूरी किस कौन से पथ के लिए या कौन से कण के लिए, पी के लिए, तो उसके लिए कह सकते हैं थीटा इंटू आर होगा। तो अपन कह सकते हैं ये कोण कितना है, ये कोण आपका 270 डिग्री है, और 270 डिग्री के लिए अपन जानते हैं कि रेडियन में जो होता है वो होता है 3π/2। ये 3π/2 आपका रेडियन होगा इंटू आर। ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, कौन से कण के लिए, पी के लिए। इसी तरीके से बात करें अपन क्यू कण के लिए, तो देख सकते हैं क्यू कण यहाँ से चल के यहाँ तक आया, तो अपन कह सकते हैं त्रिज्या के बराबर चला। फिर यहाँ से चलकर यहाँ तक आया तो दोबारा त्रिज्या के बराबर चला, तो यहाँ पे कह सकते हैं 2r होगा। लेकिन अपने को चाहिए dp/dq, यानी इन दोनों दूरियों का अनुपात। तो अनुपात की बात करें तो 3π/2 इंटू आर बटा 2r, तो यहाँ से जब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो उत्तर आएगा 3π/4। तो ये आपका उत्तर सही उत्तर होगा। तो उत्तर नंबर 3 आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, और अपन ने देखा कि वृत्तीय पथ में
दूरी होती है थीटा इंटू आर, बट ध्यान रखें थीटा किस में होगा, रेडियन में, और विस्थापन होगा 2r sin θ/2। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक विस्थापन पे क्वेश्चन अपन आगे और देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए एक शराबी है, एक सीधी सड़क पर चल रहा है। वह 5 कदम आगे की ओर और 3 कदम पीछे की ओर रखता है। इसके बाद वह फिर 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे रखता है, यानी ये प्रोसेस दोहराता रहता है। इस प्रकार उसके प्रत्येक कदम 1 मीटर लंबा है और उसको रखने में 1 सेकंड लगता है। तब आपको बताना है कि सड़क पर प्रारंभिक बिंदु से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, तो शराबी कितने समय के बाद उस गड्ढे में गिर जाएगा, आपको यह बताना है। तो ध्यान से देखिए, अपन कह सकते हैं कि यहाँ से उसका स्टार्टिंग होता है, ये वाला बिंदु इसका स्टार्टिंग बिंदु है, और अपन कह सकते हैं कि जो गड्ढा है वो किसी दूरी पे यहाँ पे रहा होगा। लेकिन अपन जानते हैं ये गड्ढा कितनी दूरी पे है, वो 11 मीटर की दूरी पे है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 0, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे अपन 2 कह सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और थोड़ा-सा अपन और बढ़ाएँ तो अपन कह सकते हैं ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन 11 मीटर की दूरी पे एक गड्ढा बना देते हैं, जिस गड्ढे में ये शराबी गिरेगा। लेकिन इसके चलने का जो ढंग है वो भी बना लेते हैं कि 5 कदम आगे की ओर चलता है। पहली बार में 1 कदम, 2, 3, 4 और ये 5, 5 कदम आगे चला। फिर अपन कह सकते हैं कि वो 3 कदम पीछे, तो 1 कदम पीछे, 2 कदम पीछे और 3 कदम पीछे। पहली बार यानी ये कहानी इसकी हो गई है। अब देखिए यहाँ से ये वापस चलेगा। वापस किस तरीके से चलेगा, तो 5 कदम आगे, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 कदम। ये 5 कदम आगे चला, फिर वो 3 कदम पीछे चलेगा, तो अपन कह सकते हैं 1 कदम, ये 2 और ये 3, तो यहाँ तक आ गया। तो चलिए इसके बाद वापस चलेगा 5 कदम आगे की ओर, तो 1, 2 यहाँ तक हो गए। उसके बाद 3 और ये 4, यहाँ से देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक आ गया ये 5 कदम। फिर वापस 1 कदम, 2 कदम और ये फिर 3 कदम। तो यहाँ पे तीसरी बार इसने ऐसे चला। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करेगा कि 5 कदम और चलेगा, तो 1 कदम, 2, 3, 4 और 5। इस बार 5वें कदम के बाद ये गड्ढे में गिर जाएगा, तो वापस आ ही नहीं पाएगा। तो अपन कह सकते हैं इस बार 3 कदम पीछे चलेगा ही नहीं। अब अपने को बताना है कि कितने समय पश्चात ये गड्ढे में गिरेगा। तो देखिए कि इसने बोला है कि 1 कदम चलने में 1 सेकंड लगता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसने 8 कदम चले, इसमें जो टाइम लगा वो 8 सेकंड लगा। और इसने यहाँ पे देखें दूरी चली है इसने कितनी मीटर, 8 मीटर। विस्थापन कितना हुआ है, 2 मीटर, और समय कितना लगा है, 8 सेकंड। तो दूरी और विस्थापन के अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे समय पूछा है तो यहाँ पर समय की गणना करेंगे। तो पहले में 8 लगे, दूसरे में भी 8 लगे, तीसरे में भी 8 लगे, लेकिन आखिरी में केवल 5 ही लगे। तो अपन कह सकते हैं कुल समय की बात करें तो कुल समय आपका होगा पहले के लिए 8, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 8 और फिर 5। 8 इंटू 3 24 होगा, और 24 और 5 आपके 29 सेकंड इसके केस में लग गए। 29 सेकंड में वो शराबी उस गड्ढे में गिर जाएगा। ये भी थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको सोचना इस तरीके से है। इसमें ऐसे आप सोचेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से। यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है, तब आपको बताना है कि उस कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। विस्थापन शून्य हो गया तो कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी निश्चित रूप से शून्य होनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन कह सकता है, कह रहा है कि शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। और तीसरा कह रहा है कि शून्य नहीं होगी। और चौथा कह रहा है कण पर निर्भर करेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। किसी कण का विस्थापन शून्य है। देखिए किसी कण का विस्थापन शून्य होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अपन कह रहे हैं कि जो कण है वो विराम में है। विराम में होता है तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य होगा आवश्यक रूप से। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति में कण ऐसे गया होगा, कुछ चला, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया होगा, कुछ दूरी चला, जैसे अपन मान लेते हैं कि 5 मीटर चला जो कि प्लस की ओर है। फिर वापस कण इधर की तरफ आया, उसी पाथ को फॉलो करता हुआ और आया -5 मीटर। तो अपन कह सकते हैं इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु तो एक ही है, तो इस केस में भी आपका विस्थापन 0 है। यहाँ पे भी विस्थापन 0 है, यहाँ पे भी विस्थापन आपका 0 है। लेकिन इस केस में विराम में होने की वजह से अपन कह सकते हैं विस्थापन के साथ साथ यहाँ पे दूरी भी शून्य होगी। सॉरी, दूरी भी शून्य होगी। और यहाँ पे कह सकते हैं दूरी 5 मीटर जाने की है, और यहाँ पे दूरी
5 मीटर आने की है, तो इस केस में अपन कह सकते हैं दूरी आपकी होगी 10 मीटर। ये आपको समझ में आया होगा कि 2 केस में विस्थापन शून्य है। पहले केस में कण चला ही नहीं तो विस्थापन भी शून्य, दूरी भी शून्य। लेकिन दूसरे केस में कण चला, लेकिन जितना धनात्मक तो उतना ही ऋणात्मक, यानी विस्थापन शून्य है लेकिन दूरी आपकी 10 मीटर है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि विस्थापन शून्य है, कण के द्वारा तय की गई दूरी निश्चित रूप से शून्य होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, शून्य हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शून्य हो सकती है और नहीं भी। देखिए, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये ऑप्शन अभी तक का सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। शून्य नहीं होगी, यहाँ पे शून्य हो रही है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कण पर निर्भर करेगी, देखिए कण पर निर्भर नहीं करेगी तो अपन कह सकते हैं ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो अपन ने दूरी तथा विस्थापन की थ्योरी के दौरान भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए दूरी तथा विस्थापन का लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखें, कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी शून्य है, तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन। देखिए, अपन कह सकते हैं किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी एक ही केस में शून्य हो सकती है, जब कण विरामावस्था में हो। क्योंकि कण थोड़ा बहुत भी चल जाता है तो दूरी का मान कुछ न कुछ आएगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यदि कण नहीं चले तब वो शून्य हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं इस केस में दूरी शून्य है, तो इस केस में दूरी शून्य है तो एक ही केस हो सकता है कि वो कण विराम में है, और जब कण विराम में है तो उस केस में अपन कह सकते हैं विस्थापन भी शून्य होगा। तो यदि कण की दूरी शून्य है तो विस्थापन आपका आवश्यक रूप से शून्य होना चाहिए। तो इस केस में ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, दूरी शून्य होगी तो कण चला ही नहीं तो विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शून्य नहीं होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये कह रहा है कि कण पर निर्भर करेगा, तो ये तो ऐसा नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो कण विराम में है तो विस्थापन भी शून्य होगा। तो इस तरीके से अपन ने दूरी तथा विस्थापन पर आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दूरी तथा विस्थापन की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेने के बाद और ऐसे न्यूमेरिकल कर लेने के बाद दूरी तथा विस्थापन में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूरी तथा विस्थापन के जो भी अपन ने न्यूमेरिकल लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।